नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आरसीसी के अंतर्गत आज हम लोग धरण का अभिकल्पन करना सीखेंगे बहुत ही आसान विधि से। तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो मैं एक प्रश्न है उसको बताऊँगा और जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे करेंगे। बहुत ही आसान विधि है, एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न है, 4 मीटर के शुद्ध पाट के लिए एक आयताकार एकल प्रबलित कंक्रीट धरण का अभिकल्पन कीजिए। यदि धरण पर 15 किलो न्यूटन प्रति मीटर का संवितरित भार आ रहा है, आलंबों की चौड़ाई 300 mm मान लें और M15 ग्रेड की कंक्रीट और उच्च तनन इस्पात FE 415 का प्रयोग करें। M = 18 अपनाएं। प्रबलित कंक्रीट का भार 25 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब मान लें। तो इसमें जो भी दिया हुआ है पहले उसको हम नोट कर लेते हैं। ये धरण का अभिकल्पन है, हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहले क्या क्या दिया हुआ हम उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, दिया हुआ है स्पैन दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, शुद्ध पाट दिया हुआ है। ठीक है, शुद्ध पाट दिया हुआ है। क्लियर स्पैन कितना 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर स्पैन दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है अभिकल्पन कीजिए और इस पर जो अध्यारोपित भार है यूडीएल लोड कितना है 15 किलो न्यूटन प्रति मीटर। तो यूडीएल लोड कितना है 15 किलो न्यूटन प्रति मीटर है। और आलंब की चौड़ाई कितनी है 300 mm। आलंब की चौड़ाई 300 mm है। और दिया हुआ है जो कंक्रीट प्रयोग करना है वह M15 का, यानी इसका अनुज्ञेय प्रतिबल सिग्मा CB दिया हुआ है 5 न्यूटन प्रति mm²। और उसी प्रकार से इस्पात भी दिया हुआ है, उसका परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा ST बराबर 230 न्यूटन प्रति mm², यह दिया हुआ है। और मॉड्यूलर रेशियो M = 18 यह दिया हुआ है। और जो प्रबलित कंक्रीट का भार है, ठीक है, वह प्रबलित कंक्रीट का भार 25 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, यह डेंसिटी है तो यह कितना हो जाता है, या इसको लिख सकते हैं 25,000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, यह भी लिख सकते हैं। तो अब यह दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे इसका अभिकल्पन करेंगे कि कैसे अभिकल्पन किया जाता है। तो इतनी चीज़ें दी हुई। पहला जो स्टेप होता है हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे। तो स्टेप फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि शुद्ध पाट, पहले हम समझ लेते हैं कि शुद्ध पाट होता क्या है। जैसे यह एक यहाँ पर जो भी धरण हम बनाते हैं, बीम बनाते हैं, वह किसी न किसी आलम पर टिका होता है। जैसे यह एक धरण यहाँ पर हो गया, बीम यहाँ, ये जो आलम्ब यहाँ पर हो गया, इसकी चौड़ाई कितनी है 300 mm है। ठीक है, यह हो गया। अब इसी के सीध में एक 300 mm का यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये 300 mm का यह हो गया। अब हम समझेंगे कि शुद्ध पाट क्या होता है। तो आलम्ब जो हैं ये इनके दीवार के भीतर से भीतर की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं क्लियर स्पैन या शुद्ध पाट बोलते हैं। तो यह कितना है 4 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दीवार के अंदर से अंदर की दूरी होती है वह शुद्ध स्पैन कहलाती है। तो यह हो गया। तो पहला स्टेप में हम क्या निकालेंगे, प्रभावी पाट निकालेंगे। ठीक है, पहला स्टेप में क्या निकालेंगे, प्रभावी पाट, इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन।
तो इफ़ेक्टिव स्पैन क्या होता है, जैसे यह आलम्ब है, अब इसके मध्य से, ठीक है, इसके मध्य तक की यह जो दूरी होती है वह होती है। तो इसका 300 है, इसका मध्य कितने पर होगा, 150 पर होगा, इधर भी 150 mm होगा। तो कितना हो जाएगा, जो L बराबर, तो शुद्ध पाठ जो 4 मीटर प्लस इधर का 300 का आधा कितना हो जाएगा, 150। इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो 0.150 प्लस 0.150, ये भी क्या हो गया, क्योंकि ये mm है, इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो प्रभावी जो इफ़ेक्टिव स्पैन हो गया 4.3 मीटर हो गया। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम लोग क्या किए, प्रभावी पार्ट निकाल लिए। अब दूसरा स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, खंड का माप जो है कि डिसाइड करेंगे। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 खंड का माप, ये अपने स्वेच्छा से मानना पड़ता है। कैसे मानना पड़ता है, लोड के आधार पर। तो यहाँ पर जो खंड का माप है वह कैसे माना जाता है, यह जैसे अगर लघु लोड आ रहा है, बहुत मध्यम लोड आ रहा है, ठीक है, कम भार के लिए जो लिया जाता है गहराई, वह 5/15 से 5/20, जब बहुत कम लोड आता है उसके लिए। मध्यम लोड के लिए जो यह गहराई के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो यह 5/10 से 5/15 लेते हैं। ठीक है, और अधिक भार के लिए लेते हैं 5/5 से 5/10 तक। ठीक है, यह क्या है, ये गहराई निकालते हैं इससे। तो खंड की माप में क्या निकालते हैं, गहराई, टोटल डेप्थ होता है यह गहराई। तो हम क्या करते हैं, 5/8 मान लेते हैं। तो अब पार्ट कितना है, 4.3 मीटर, जो यह इफ़ेक्टिव स्पैन है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह 4300 mm में हम चेंज कर देंगे, फिर इसमें 8 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4300, ठीक है, डिवाइड बाई 8। तो यह आ जाएगा 537.5, 537.5, यानी कि लगभग कितना हो गया, 538 mm। यह इसका क्या हो गया, गहराई निकाल लिया। अब इसकी चौड़ाई जो हम लेते हैं, ठीक है, चौड़ाई, धरन की चौड़ाई, ये हमने क्या किया है, स्वेच्छा से माना हुआ है। तो चौड़ाई जो लेते हैं, यह गहराई का आधा या गहराई का तिहाई लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, गहराई का आधा ले लेते हैं, तो 538 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 538 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 200 आ जाएगा, 269 mm, यानी कि 270 mm हम ले लेते हैं। जो गहराई है 270, ये चौड़ाई कितना ले लेते हैं, 270। तो हमने क्या किया, यह स्वेच्छा से मान लिया कि मान लेते हैं कि जो धरन है उसकी जो गहराई आएगी 538 और जो चौड़ाई लेंगे हम 270 mm लेंगे। ठीक है, फिर इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, धरन खंड पर क्योंकि लोड आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, धरन खंड का, तो फर्स्ट स्टेप सेकेंड हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड, धरन का कुल भार निकालेंगे। ठीक है, धरन का कुल भार, तो धरन का कुल भार, एक तो धरन का स्वयं का भार है और इस पर अध्यारोपित भार है। तो स्वयं का भार सेल्फ लोड प्लस यूडियल लोड यानी अध्यारोपित भार, अध्यारोपित भार, यह हो गया। अब स्वयं का भार हम कैसे निकालेंगे देखिएगा, तो स्वयं
का भार, ये प्रति मीटर में निकालते हैं। तो भार बराबर क्या होता है, जैसे घनत्व बराबर, अगर हम ये फार्मूला जानते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो गया, घनत्व गुणे आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर जो घनत्व है यह दिया हुआ है, यह, और आयतन भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रति मीटर में एक, यानी 1 मीटर गुणे, अब धरण की, जैसे अगर यहाँ पर बनाए हम इस प्रकार से, यह धरण है, तो इसकी गहराई और चौड़ाई भी हमने क्या किया है, मान लिया है। तो गहराई कितनी है इसकी, 538 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यह mm में है तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो 0.538 हो जाएगा, गुणे यह कितना हो जाएगा, 0.2700 गुणे, फिर इसमें हम क्या करेंगे, जो घनत्व है यह इसका गुणा कर देंगे, 25000। ठीक है, अब जो यह आएगा कितना आएगा देख लेते हैं, 0.538 गुणे 0.270 गुणे 2500। ठीक है, अब यह आ गया 3631.5, यह आ गया न्यूटन प्रति मीटर, यह भार आ गया। ठीक है, स्वयं का भार। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, टोटल लोड यह हो जाएगा, यह 36,301.5 प्लस, और इस पर अध्यारोपित भार कितना है, 15,000 न्यूटन प्रति 15,000। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। तो यह कितना हो जाएगा, प्लस यह है कहाँ पर, 270 है। ठीक है, 270, एक्स का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 0.28D, 0.28D, और जेड की वैल्यू भी फाइंड कर लिया है, कितना आ गया, 0.90D, यह हो गया है। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 0.28 गुणे 270 गुणे 5, तो आ जाएगा 342। ठीक है, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इसके पूरे के डिवाइड बाई 2 है, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 171 आएगा, 171.28। ठीक है, डी स्क्वायर, क्योंकि एक डी यहाँ है, एक डी यहाँ है, तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये प्रतिरोधी आघूर्ण फाइंड हो गया। अब स्टेप 7 के बाद 8 आएगा। तो स्टेप 8 में हम लोग क्या करेंगे कि संतुलन की स्थिति में जो बेंडिंग मोमेंट है वह प्रतिरोधी आघूर्ण के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में प्रतिरोधी आघूर्ण, यानी कि प्रतिरोधी आघूर्ण बराबर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यह हो जाएगा। तो प्रतिरोधी आघूर्ण कितना है, 171.2 डी स्क्वायर, यह है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान हमने यहाँ पर निकाला हुआ है 4362.05, यह है। यह क्या है, न्यूटन मीटर में है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1000 का गुणा कर देंगे, mm में हो जाएगा ये भी। अब तो डी स्क्वायर, डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर √4362.050 डिवाइड बाई 171.2। अब इसी को सॉल्व कर देंगे। तो 4306
2050 डिवाइड बाई, ठीक है, जो आएगा उसको रूट से बाहर निकाल देंगे तो आएगा 501, ठीक है। तो गहराई कितनी आ गई 501.4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 500 के लगभग mm। तो जो हमने फाइंड किया 500 mm। अब ये क्या है, ये जो हमने निकाला है इफेक्टिव डेप्थ निकाला है। टोटल डेप्थ निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें प्रभावी आवरण ले लेते हैं। तो प्रभावी आवरण हम 25 mm ले रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 25 mm प्रभावी आवरण लेने पर लेंगे तो टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी, टोटल डेप्थ तो 500 प्लस 25 बराबर 525 mm। तो अब यहाँ पर जो यह डेप्थ आया हुआ है और जो हमने यहाँ पर माना हुआ है ये वाला, अब दोनों का तुलना करेंगे। तो जब भी यह वाली वैल्यू होनी चाहिए इससे कम होनी चाहिए तो हमारा जो अभिकल्पन होगा वह सही होगा। सभी लोगों का अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग 5/8 मान सकते हैं, कुछ लोग 5/10 मान सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग होगा तो सभी का डेप्थ अलग अलग आ सकता है। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब भी यह वाली जो डेप्थ आएगी वह हमेशा इससे कम होनी चाहिए। अगर अधिक आता है तो हमें फिर से अभिकल्पन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि मानी गई या प्राप्त जो गहराई है मानी गई गहराई से कम है, अतः हमें पुनः अभिकल्पन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा यह प्रभावी गहराई फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें इस्पात भी प्रयोग होगा तो इसका भी मात्रा निकाल लेते हैं। स्टेप 9 में, स्टेप 9 इस्पात की मात्रा, इस्पात की मात्रा। तो इस्पात की मात्रा कैसे निकालेंगे, MR बराबर सिग्मा ST AST इंटू जेड D-(x/3) यानी उत्तोलक भुजा को जेड से प्रदर्शित कर दिया हमने। तो यहाँ पर AST बराबर क्या हो जाएगा MR अपान सिग्मा ST इंटू जेड। तो MR की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, प्रतिरोधी आघूर्ण जो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है उसको ले लेते हैं, ठीक है। 171.2 गुणे जो D की वैल्यू कितना है 501 है, 10 या 500 ले लेते हैं, ठीक है, का स्क्वायर अपान सिग्मा ST का मान कितना है 230, जेड का मान कितना है, जेड का मान जो है कि 0.90 D है। तो एक D से एक D कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर या 500 लिख देते हैं तो स्क्वायर है तो एक कट जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो 171.2 गुणे 500 डिवाइड बाई 230 गुणे 0.9, ठीक है, आ जाएगा 413.5 mm स्क्वायर। यह जो प्रयोग होगा इस्पात उसका क्षेत्रफल होगा। अब लेकिन हम क्या करते हैं कि कितने डाया का हम प्रयोग कर रहे हैं छड़, उसका भी हम देख लेते हैं। कि मान लेते हैं कि जो हम छड़ प्रयोग करते हैं मेन बार के रूप में वह 12 से 50 mm के बीच में होता है और जो छड़ की लंबाई होती है 13 मीटर होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इस्पात या लिख लेते हैं, यदि 14 mm व्यास का छड़ हो तब, तो एक छड़ का क्षेत्रफल, एक छड़ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा π/4 गुणे D स्क्वायर, यानी D कितना है 14 स्क्वायर। तो इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा π/4 गुणे 14 का स्क्वायर, ठीक है, 153.1
9 mm²। अब एक का इतना है तो हम देख लेते कितना आएगा, क्षण प्रयोग होगा तो 413.5 भागे आंसर कर देंगे तो 2.6 के लगभग आ रहा है, यानी नंबर ऑफ बार कितना आ रहा है 2.6, यानी कि लगभग बार क्षण लगभग, यानी 3 क्षण प्रयोग करेंगे इसमें। तो अब क्या होगा, 3 क्षण का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अब 1.5 3.9 में 3 का गुणा कर देंगे, 1 5 3.9 गुणे 3 तो 400 आ जाएगा 61.7। तो EST जो आएगा 461.7 mm²। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी धरण का अभिकल्पन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रभावी पाठ निकालेंगे। प्रभावी पाठ निकालने के बाद खंड की माप निकालेंगे। खंड का माप, धरण का अभिकल्पन जो है कि कुल भार निकालेंगे, इस भार के कारण बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, फिर बल शून्य रेखा निकालेंगे, उत्तोलक भुजा निकालेंगे, इसके बाद प्रतिरोधी आघूर्ण निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बेंडिंग मोमेंट और जो है कि अप्रतिरोधी आघूर्ण का। यहाँ से D हमें फाइंड हो जाएगा, इस D का और यहाँ पर माने हुए D का हम कंपेयर करेंगे। जब कम आता है तो हम क्या करते लेते हैं, या फिर अधिक आता है तो हम क्या करें, फिर से विकल्पन करते हैं। फिर इसके बाद इस बात की मात्रा ज्ञात करते हैं, इस बात की मात्रा, फिर नंबर ऑफ बार निकालते हैं। फिर इसका हम क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। लास्ट में जगह नहीं है तो मैं इधर बना दे रहा हूँ, इस प्रकार से फिगर बना दिया। 3 क्षण प्रयोग किया है तो 3 कितने व्यास का है, 14 mm 5 की है, यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे। टोटल डेप्थ कितना आ गया है 525, 270 चौड़ाई। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी धरण का अभिकल्पन करेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर इस पर आधारित कोई प्रश्न नहीं आता है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।